गोल्डी बरार के साथ खुद भी इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और सचिन बिश्नोई ही उसके गैंग को अभी चला रहा है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी ये दावा किया कि कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और वहीं पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गाड़ियों को बरामद कर लिया है। वारदात के बाद अपराधी इन गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए थे और बरामद गाड़ियां सीसीटीवी में भी दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पूछताछ के लिए पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मूसेवाला की मौत की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। और घटनास्थल से इस वक्त अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और मनसा से आनंद तिवारी भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास चलेंगे। घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, एक बार दिखाइए इस वक्त क्या तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं और क्या हलचल, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शिवानी, पहले तो मैं आपको उस जगह की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर सिद्धू मूसेवाला की कल हत्या की गई थी। ये जगह है। आप कांच जो है गाड़ी के टूटे हुए बिखरे हुए सड़क पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे दर्शकों को। इसी जगह पर सिद्धू मूसेवाला की कल शाम को हत्या की गई थी। घात लगा करके हत्यारे यहीं पर खड़े थे और अपने मौसी के गांव जा रहे थे। यहां से कुछ दूर पे 3-4 किलोमीटर दूर उनके मौसी का गांव है और यहां से 8 किलोमीटर दूर उनका अपना गांव था। तो अपने गांव से निकल करके लगभग 4-5 किलोमीटर दूर यहां आए थे और यहां से वो अपने मौसी गांव जा रहे थे जब हमला यहां पर हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जगह है जहां पर हमला हुआ था। लेकिन जब वो आ रहे थे तो कितनी ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई उसका नजारा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मंदिर है यहां पर और आज यहां पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कल शाम को यहां पर कोई नहीं था। जबरदस्त गोलीबारी हुई है जिसके निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए, एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहां पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहां पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहां पर ये जो गोली चली है, एक निशान यहां पर देखिए, यहाँ पर गोली चली, ये गेट है, यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया, ये सब कुछ वहां पर दिखाई दिया। यहाँ पर एक चश्मदीद भी हैं और कोशिश हम करेंगे अगर आप उनसे बात करना चाहें, समझना चाहें तो किस तरह से। मेसी सिंह उनका नाम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। मेसी सिंह यहाँ पर हैं जी। और कौन कौन लोग थे यहाँ पर, किसने देखा, क्या देखा आपने यहाँ पर कल? सर जी ਜਦੋਂ ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मूसे वाले बोल लेते हैं आप? हाँ जी बोल लेते हैं। कैसे हुई वारदात? ਜਦੋਂ सिद्धू मूसे वाली गड्डी के पास आए हमने देखा पहले ਸਾਨੂੰ हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसे वाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सिर पे लगी थी, जो पकड़े बैठा था उसको। जो टाकियां तोड़ी गाड़ी की, गाड़ी टाकियां तोड़ने के बाद मंदिर से एक गद्दा लिया हमने। गद्दा नीचे बसा के सिद्धू मूसे वाले को तो वहां डाल दिया। जो लड़के थे 2, उन लड़कियों को जो पुलिस की गाड़ी आ गई। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस करीबन 10-15 मिनट में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी बात है, कितने लोग थे? क्या वो पहले से यहाँ थे या उनके साथ ही आए थे? नहीं, कौन जी? जिन लोगों ने मारा? नहीं सर जी, हम तो पटाखे की आवाज सुन के उनको तो पता ही है, वो तो भाग गए सी। हम तो जो पटाखे की आवाज सुनी फिर आए थे सर जी। अच्छा, आपने गोलीबारी की आवाज सुनी तब आप आए। मेसी सिंह, आपने क्या देखा था, जरा बताइए। जरा इधर जी, क्या देखा था आपने कल? जब हमने गड्डी देखी, उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने
ਭੱਜ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਨਿਕਾਲਾ ਗੱਡੀ ਸੀ। अच्छा ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 99% ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, 50% ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे वो? ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ उल्टी हुई उनको? ਖੂਨ ਕੋ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ उसको। अच्छा हाँ जी। और कितनी गोलियां लगी थी उनको आपने देखा? 8-9 गोली लगी हुई है। अच्छा कहाँ कहाँ लगी थी गोली? 3-4 तो सर पे है, एक सर पे लगी थी? हाँ, 2 बांह ते नहीं गया। अच्छा पेट वहाँ पे लगी थी, पेट में लगी थी, और क्या सीने वगैरह में भी सर ऊपर भी गोली लगी थी? नहीं, ऊपर नहीं, साथियों थले थले लगी हुई। अच्छा हम खून बहुत ज्यादा गिर गया बहुत था। ज्यादा मेरे कपड़े गच हो गई थी। आपके कपड़े भी ये वही वाले कपड़े हैं क्या? लाते थे, तो बदल अच्छा वो कपड़े आपने बदल दिए कल। तो कितने लोग आए थे, क्या यहाँ पहले से थे या उनके साथ साथ आए, कुछ आपको पता है? ना वो नहीं पता भी, वो पहला ऐसी है साथ है, वो तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ था। फायरिंग जो हो गई भज गए उधरों, फिर आपका घर कहाँ है? घर हैगा वहां से दो आपका बाबा अगे पै जाता पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ। आप यहाँ पे थे क्या कल? मोटरसाइकिल लगी आ रही थी तो गोली चल के हटी है। अच्छा आप मोटरसाइकिल से आ रहे थे, गोली चली तो आप यहाँ आ गए? गोली चल के हट गई थी, आए हैं। अच्छा पुलिस कब आई थी? 20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद आई। तो उसके तो यहाँ पर जब गोली चली थी, आपने आवाज सुनी जब आप आए, उस समय क्या था यहाँ पर? क्या हत्यारे जो जिन्होंने हत्या की वो चले गए थे? तो चले गए सी, गली गड्डी जो उस गली गड्डी हुई खड़ी सी बस। अच्छा एक ही गाड़ी थी? एक ही गाड़ी। तो देखिए ये जो चश्मदीद है तो वो बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पेट में, बाह में कई गोलियां सर में लगी थी, जिसकी वजह से खून ज्यादा जी, यानी कई राउंड यहाँ पर गोलीबारी लगातार की गई थी और सोची समझी साजिश भी ये साफ लग रही है। सीसीटीवी में भी कई तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपके पास हम वापस आएंगे अरुण, और डिटेल्स भी आप अपने दर्शकों को बता दें। पंजाब के मानसा में कल बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और वारदात से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या घटा दी थी और इस गोलीबारी में मूसेवाला के एक साथी की भी मौत हो गई है। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। मूसेवाला अपने गैंगस्टर रैप के लिए लोकप्रिय थे और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी थी। मूसेवाला पर पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरोप था। और इस वक्त आनंद तिवारी भी हमारे साथ मानसा से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं? क्योंकि एसआईटी का गठन तो फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती जांच में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ अपडेट्स बताइए। जी देखिए शिवानी, न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जो अभी हमने प्ले करी है। सचिन बिश्नोई, दरअसल ये वो गैंगस्टर है जो फजिल्का का रहने वाला है, जहां का लारेंस बिश्नोई है। और लारेंस बिश्नोई जब से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है तब से इस पूरे गैंग की कमान जो है उसका उत्तराधिकारी सचिन बिश्नोई है, जिसने एक पोस्ट के जरिए ये दावा किया है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल है और उसने अपने भाई विक्की मिद्दूखेड़ा का हत्या का बदला लेने के लिए जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या की है। और इसमें गोल्डी बरार जो भारत के बाहर है, तिहाड़ जेल में काला जठेड़ी बिश्नोई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो है सचिन बिश्नोई, जिसने इस पूरे हत्याकांड में जो 7 शूटर थे, जो गाड़ियां थी, वो तमाम चीज़ों को जो है मुहैया कराया और उसके बाद एक प्री प्लानिंग के साथ सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सचिन बिश्नोई को तलाश करना, क्योंकि कई आपराधिक मामलों में सचिन बिश्नोई का नाम जो है वो सीधे तौर पर सामने आया है। वहीं एक और जानकारी इसमें शिवानी आ रही है कि AK-47 नहीं बल्कि AK-94 गन का इस्तेमाल इस पूरी घटना में हुआ, जिसका इस्तेमाल पंजाब में बहुत रेयर होता है। ये काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन है, काफी अत्याधुनिक वेपन है। तो अब पंजाब पुलिस इस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये वेपन पंजाब तक कैसे पहुंचा। जी आनंद, आपके पास हम लौटेंगे और डिटेल्स के लिए। बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी। और लगातार एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है इस पूरे मसले को लेकर और जांच अभी जारी है। 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और पल पल की अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई हम आपको बताते रहेंगे। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में अब राजनीति भी और तेज हो गई है, गर्मा गई है। एक तरफ जहां पंजाब की आम आदमी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने मूसेवाला की मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब की कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था, कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए
आपने ये सिक्योरिटी वापस ली, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, 2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। उसकी मां ने कहा मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके बाद सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है, उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज बहुत ही दुखदाई खबर सिद्धू मूसेवाला जी दे सुन के बिल्कुल दिल नूं हिलाण वाली, ਜਿਹੜੇ ਇਹ दिन ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। आज ही उसके बाप ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं लॉन में सोकर उसकी देखभाल करता था। मेरे को डर लगा रहता था कि आज वहां से कोई ना आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरोव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया। ज्योतिष हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और समय समय पर ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणियां करते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वानों की माने तो मंगल ग्रह की स्थिति से युद्ध का विचार किया जाता है और मंगल ग्रह ने अब अपनी स्थिति को बदल लिया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
जंग चल रही है जबरदस्त। युद्ध की उथल पुथल से पूरी दुनिया है त्रस्त। कब खत्म होगा युद्ध? कब होगा समझौता? ज़ेलेंस्की जीतेंगे या पुतिन? देश के बड़े बड़े ज्योतिषी अपनी राय देंगे। एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया। यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है। विद्वानों का कहना है कि मंगल की मूवमेंट से शनि और गुरु प्रभावित हो रहे हैं। तो अब युद्ध में क्या होगा? सवाल यह है कि महाभयंकर स्थिति में मंगल क्या इसलिए रक्तपात होगा जमकर? मंगल के साथ गुरु, किसका बुरा टाइम शुरू? रक्तपात या शांतिपात? शनि की वक्र दृष्टि किस पर असर डालने वाली है? शनिदेव अभी कुंभ राशि में अकेले बैठे हुए हैं और जब 27 तारीख को मेष राशि में मंगल आ जाएंगे तो वहां पर ये अपना प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि 27 जून के बाद जो है बहुत सारी चीजों में फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं युद्ध की जो संभावना है वो फिर से दिखाई देगी। बंद तो होता कहीं नजर नहीं आ रहा, जितना सबसे पहले हुआ था जब मंगल और शनि की जो युति बनी हुई थी, विस्फोटक युति बनी हुई थी। और ऐसे में यहाँ पर जो निर्माण की हुई, जैसे कहते हैं मंगल होता है जो विस्फोटक चीजों का वो करता है, शनि निर्माण करता है, मगर यहाँ पर जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है। ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं वो इस प्रकार से दिखाती हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति के साथ मंगल की जो स्थिति बनने वाली है और मंगल आगे जाके और स्थिति जो कराएंगे, वहां अंतःकरण की स्थिति, अंतः विरोध की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और अशांति का वातावरण बन सकता है। पुतिन की कुंडली डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे आने वाले में उत्थान के योग बनाएगी, सम्मान के योग बनाएगी और ज़ेलेंस्की की स्थिति उनको बहुत बुरी फंसा सकती है, जनपद देखते हुए लगता है। और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से, जबकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी यूपी से उम्मीदवार बनाया गया है। और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी राज्यसभा के लिए अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की लिस्ट में पी चिदंबरम को तमिलनाडु, जयराम रमेश को कर्नाटक और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में आनंद शर्मा का नाम काट दिया गया है। हमने देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से बात की है और उनसे ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब आगे क्या होने जा रहा है। यूक्रेन और रूस के करीब 100 दिनों की इस दौर में आखिर कौन ताकतवर हुआ? ज़ेलेंस्की दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। वो पुतिन के हर बम का हिसाब लेने के दावे कर रहे हैं। अपने देश की जनता के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिषी क्या कहते हैं? किसके सितारे कितने मजबूत हैं? अभी अगर हम बात करें पुतिन की और ज़ेलेंस्की की पत्री की, तो ज़ेलेंस्की की पत्री के लिए समय बहुत खराब चल रहा है। उसे कॉम्प्रोमाइज काफी ज्यादा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जो एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया, ज़ेलेंस्की की नहीं टिक पाएगी। वहीं पुतिन जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो उसको भी मैनेज कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है या और बातें चल रही हैं, उनको भी वो मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उन सबसे उभर पाएंगे। मंगल की स्थिति जो है वो गुरु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल स्थिति में ऐसा बना दिया है कि जहाँ पे यूक्रेन अब उभर नहीं सकता और उभरेगा तो कई साल लग जाएंगे। बहुत स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है। ऐसी स्थिति से उभरना, क्योंकि फाइनेंस बहुत कमज़ोर हो गया,
अब गुरु कमजोर हो गया, फाइनेंस कमजोर हो गया, तो फाइनेंस बनाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम यहाँ पर अगर माने तो कम से कम 15-16 साल लग जाएंगे। 16 साल गुरु की महादशा जैसे होती है, तो 16 साल से कम का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है कि वो उसे उभरने में बहुत समय लगेगा। ज्योतिषियों की माने तो शनि को इंसाफ का देवता माना जाता है। शनि इंसाफ करते हैं। इस जंग में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये कैसा कहर है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। राहत तो नहीं मिलने वाली उन्हें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो या मरो या मारो टाइप्स के रहेंगे, तो बहुत मूड स्विंग्स, तो बहुत ही एक इमोशनल हाई पे रहेंगे यूक्रेन के लोग। पुतिन या ज़ेलेंस्की किसकी कुंडली दमदार है? पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है, बट अगर वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सिर्फ यूक्रेन तक रहें, क्योंकि अगर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जो सिचुएशनल चीजें बनेंगी वो जैसे चौतरफा फिर उन पे वॉर हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड करा है, 0 और 1 में खेलता है, कहता है कि हाँ या ना, तो विद्रोह की स्थिति यूक्रेन के अंदर पैदा होगी, यूक्रेन के अगल बगल पैदा होगी और यूक्रेन अलग थलग पड़ने वाला है। और खास तौर से इसकी बानगी 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच करीब करीब देखी जाएगी। और स्थितियां यकीन मानिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन और उसको सपोर्ट करने वाले और उसके आसपास के देशों के लिए विध्वंसकारी रहेंगी। और आगर मालवा में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पानी की पाइपलाइन बिछाने पर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान के अजमेर में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने लोगों को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान के धौलपुर में हाई टेंशन बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से मदद की मांग की। ये युद्ध खत्म होगा या अभी और विनाश होगा, जानते हैं कि देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों की इस बारे में क्या राय है। ज्योतिष के कई विद्वानों का दावा है कि पुतिन को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। पुतिन के करीबी लोग ही पुतिन को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पुतिन को अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा। इन कयासों के बीच दुनिया में एक ऐसी खबर ट्रेंड कर रही है जिसने तहलका मचा दिया है। दुनिया के कई बड़े अखबारों ने यह खबर प्रकाशित की है कि पुतिन अब सार्वजनिक समारोह में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका हमशक्ल सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। ये दुनिया के एक बड़े अखबार की हेडलाइंस है। MI6 का दावा है कि इस बात की संभावना है कि पुतिन की मौत हो चुकी हो और उनका कोई हमशक्ल ही अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 कभी कोई दावा बिना सटीक जानकारी के नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है, जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या ये दावा सच है? क्या वाकई में जिस पुतिन को जनता टीवी पर देखती है वो पुतिन नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा सच्चा है या फिर झूठा? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि इस बेहद अहम जानकारी का असर यूक्रेन और रूस के मौजूदा युद्ध पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आज से 4 साल पहले की हैं। ये पुतिन की एकदम असली और ओरिजिनल तस्वीरें हैं। पुतिन अपना कोट पहनते हैं, पुतिन अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी आलीशान गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इसके बाद पुतिन का काफिला क्रेमलिन पहुंचता है। यहाँ पुतिन सीढ़ियों को बहुत आराम से चढ़ते हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा शपथ लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में पुतिन के शरीर का वजन काफी कम लग रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान पुतिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उसको भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें मार्च महीने की हैं, जब क्राइमिया के विलय के बाद पुतिन ने जश्न के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहाँ पुतिन कम एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है।
अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 9 मई को जब रूस का विजय दिवस था, उस वक्त भी तस्वीरें करीब करीब ऐसी ही नजर आ रही थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में पुतिन की जो तस्वीरें दुनिया को नजर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तिलिस्म है? सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले रूसी सैनिकों का मनोबल कमजोर करना चाहती है? और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने गोंदीपोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ अब भी लगातार जारी है। फिलहाल एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। एक आतंकी ढेर है और इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। यूक्रेन और रूस युद्ध के 100 दिनों के इस दौर में आखिर कौन ताकतवर हुआ? ज्योतिषी क्या कहते हैं और किसके सितारे कितने मजबूत हैं? MI6 के अधिकारियों के इस दावे की चर्चा है कि पुतिन अब एक्टिव नहीं हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके हम शक्ल शामिल हो रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों का ये दावा है कि पुतिन के साथियों ने जानबूझकर असली पुतिन को गुप्त रखा है। हो सकता है कि जब तक यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस बात को गुप्त ही रखा जाए कि पुतिन बहुत ज्यादा बीमार हैं या फिर वो मर चुके हैं, ताकि रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने ना पाए। पुतिन की सेहत को लेकर लंबे समय से पूरी दुनिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्रेमलिन इन सवालों पर मौन रहता है। अगर कुछ बोलता भी है तो यही कि पुतिन एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार दावे कर रही हैं कि पुतिन को कैंसर और पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारियां हैं। पुतिन की सेहत यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रही है। यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह के दावे युद्ध के दौरान ही किए गए हैं। यूरोपीय देशों के एक्सपर्ट कई अखबारों में ये दावे कर रहे हैं कि पुतिन एस्टेरॉयड ले रहे हैं और कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीमार होने की वजह से उन्होंने अपने हम शक्ल एक्टिव कर दिए हैं? ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बात की बड़ी संभावना है कि अगर पुतिन को कुछ भी होता है तो उनकी जगह उनके हम शक्ल को ही दुनिया के सामने उतार दिया जाएगा, ताकि दुनिया को पूरी तरह से धोखे में रखा जा सके। और ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि पुतिन की नामौजूदगी में यूक्रेन युद्ध पर कोई असर न होने पाए। दरअसल रूस को चलाने वाले पुतिन के करीबियों को लगता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो रूस के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा और फिर अगली सरकार यूक्रेन से रूस की सेना को पीछे खींच लेगी। MI6 के एक एजेंट क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति भवन के अंदर के हालात को जानता है और उसे इस बात की भी जानकारी है कि युद्ध से पहले पुतिन ने कैंसर का इलाज करवाया है और जब वो अहम मीटिंग से बाहर रहे तो उनके हम शक्ल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने से बचाया गया। खबर तो ये भी है कि पुतिन के यही बॉडी डबल और हम शक्ल जनरलों से मुलाकात भी कर लेते हैं और अलग अलग मीटिंग्स में भी हिस्सा लेते हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पुतिन पर खतरे को देखते हुए भी बॉडी डबल या हम शक्लों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खबर ये है कि रूस ने मारियोपोल के अंदर थर्मामाइट रेन बम का इस्तेमाल किया है। थर्माइट बम बारिश की बूंदों की तरह टुकड़ों में चलते हुए बंकरों को तोड़ देने की क्षमता रखते हैं। थर्माइट को आग लगाने वाले रॉकेट 9M22S का उपयोग करके दागा जा रहा है। ये एक बेहद खतरनाक बम है जिसमें थर्माइट, धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये इतना खतरनाक है कि 2400 सेल्सियस से अधिक के तापमान पर जलता है और इतना गर्म होने के कारण ये स्टील और कंक्रीट तक को जलाकर राख कर देता है। इंसान के संपर्क में आने पर तो ये हड्डियां भी पूरी तरह पिघला देता है।
ये इतना घातक हथियार है कि इंसानी त्वचा को जलाकर दर्दनाक जलन पैदा कर सकता है और इससे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इन बमों पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के खतरनाक बमों के उपयोग की आशंका जताई गई है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल के फाइनल मुकाबले में 3 विकेट और 34 रन की पारी खेलने वाले गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को हेल्थ कार्ड और स्कॉलरशिप सौंपेंगे। इस योजना के तहत हर बच्चे को 20,000 रुपए की मदद मिलेगी। साथ ही इन बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन पासबुक और हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में एक लेडी किलर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। इस लेडी ने पुतिन के मिलते ही उन्हें जान से मार डालने की कसम खाई है। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में AK-47 और टारगेट क्या है आप खुद सुन लीजिए। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. पुतिन की जान लेने की कसम खाने वाली इस किलर लेडी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के मिलते ही उन्हें शूट कर देने की सौगंध उठाने वाली इस लेडी को लेकर रूस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन खुद इस किलर लेडी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पहले आप वो सुनिए। If you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. महायुद्ध में जब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज से टक्कर ले रही है, जब पूरी दुनिया यूक्रेन में तबाही की तस्वीरों से व्यथित हो रही है, इस लेडी के दिल में पुतिन को मार डालने का अरमान पल रहा है। और तो और बाकायदा इसने पुतिन को खत्म करने के लिए 2 महीने की कठिन ट्रेनिंग भी ली है। इंटरनेट पर कई साइट्स खंगालने के बाद इस लेडी के बारे में जो हमें डिटेल मिली है, टीवी पर पुतिन के खिलाफ जहर उगलने वाली इस महिला का नाम है कीरा रुडिक। उम्र है 36 साल। 2019 में वॉइस पार्टी से चुनाव लड़ी और अब यूक्रेन की सांसद है। इसके पहले कीरा रुडिक यूक्रेन और अमेरिका में आईटी प्रोफेशनल रह चुकी हैं। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. Be clear, if you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. रूस के प्रति यूक्रेन के लोगों में प्रतिशोध की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सेना से लेकर सांसद तक में रूस के प्रति गुस्सा है। पूरा यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता है। जनता की इसी भावना को वहां की सांसद अब टीवी पर बयां कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक ने पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना एक फोटो ट्वीट किया था। इसमें AK-47 हाथ में लिए हुई थी और ट्वीट में लिखा था, मैं इस बंदूक का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये अजीब लगता है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों की तरह ही इस मिट्टी की रक्षा करेंगी। इसी जोश और जज्बे के दम पर ज़ेलेंस्की 3 दिन में खत्म होने वाले पुतिन के युद्ध के दावे को 94 दिनों तक खींच कर लाए हैं। कीरा रुडिक की पुतिन से मुलाकात शायद ही हो, लेकिन इस वक्त पूरा यूक्रेन कीरा रुडिक के इस जज्बात की तारीफ कर रहा है। और इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती हुई साफ नजर आ रही हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया।
और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बक्सरबंद गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नजर आए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई। वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया, इसकी कोई जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और पुतिन को जान से मारने की कसम खाने वाली महिला का ये मानना है कि यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन है और यूक्रेन में जितनी भी तबाही हुई है उसकी वजह सिर्फ पुतिन है। ये दिगर बात है कि 94 दिनों में रणभूमि का दृश्य अब पहले से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन का शहर दर शहर जीत रही है और ज़ेलेंस्की कीव में बैठे दुनिया से उन्हें बचाने की अपील के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका और यूरोप से मांगे जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने अब तक मोर्चा संभाला था, पुतिन की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने उनकी भी कुव्वत कम पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर पुतिन के इरादे पहले से और ताकतवर दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्वेत सागर के 9 फ्लीट के एडमिरल गोशकोव ने बैरेंट्स सागर में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। महायुद्ध के बीच ज़िरकॉन का परीक्षण रूसी मिलिट्री की ताकत की नई कहानी है। ज़िरकॉन मिसाइल के परीक्षण की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मिसाइल का भी परीक्षण ही हुआ है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ही रूसी सेना में शामिल हो पाएगी। लेकिन इसकी मार और धार इतनी तेज और प्रचंड है कि अभी से रूस के दुश्मन देशों के कलेजे की कंपन बढ़ गई है। यहाँ समझ लेते हैं ज़िरकॉन मिसाइल की डिटेल। ज़िरकॉन मिसाइल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं: एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक यानी जमीन से हमला करने वाली मिसाइल। मतलब जल थल नभ कहीं से भी ज़िरकॉन अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी टाइप से ज्यादा इसकी स्पीड और ताकत है। ज़िरकॉन मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। ये 300 से 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ज़िरकॉन के सेना में शामिल होने के बाद रूसी सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। कैसे, ये समझने के लिए ज़िरकॉन निर्माण के पीछे रूस का मकसद समझना बहुत जरूरी है। ज़िरकॉन का मकसद रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूत करना है। ये रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के तहत कई में से एक है। रूसी अधिकारियों ने ज़िरकॉन की क्षमता के बारे में दावा किया है कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन को नहीं रोक पाएंगे। ज़िरकॉन से लैस रूसी युद्धपोत रूस को मिनटों के भीतर हमला करने की क्षमता देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने की भविष्यवाणी दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं और ऐसी सूरत बनती है तो शायद रूस तब तक ज़िरकॉन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन के टैंकों की बर्बादी की तस्वीरों के बीच पुतिन की मिसाइलें युद्ध में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले कंधे पर रखकर फायर करने वाली जेवलिन मिसाइलों ने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूसी मिसाइलों के अटैक को रोक पाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक टैंक पर मिसाइल गिरती हुई साफ दिखाई दे रही है। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया।
और जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक जंगल के पास से गुजरता नजर आया। वहीं हवा को चीरती हुई एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही टैंक पर गिरी तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि टैंक के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, दूर तक धुएं का गुबार छाया नजर आया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया बल्कि कई रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। और पुतिन को जान से मारने की कसम खाने वाली महिला का ये मानना है कि पुतिन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों की अचूक मार को रोकने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिका से मिसाइलों की डिमांड करते रहे हैं और ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी भी हो रही है। डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों के मिलने से काला सागर में यूक्रेन की सैनिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक और कई युद्धों के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी मिसाइल है। हार्पून मिसाइल दो वेरिएंट में आती हैं। पहला AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, दूसरा AGM-84 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव राडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के राडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हार्पून मिसाइल की एक यूनिट की कीमत $14,68,1200 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस मिसाइल के 7,500 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। ये मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना में तैनात हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश की तटीय रक्षा को न केवल हार्पून मिसाइलों से मजबूत किया जाएगा बल्कि इनका इस्तेमाल प्रशिक्षित यूक्रेनी टीमों के जरिए किया जाएगा। तट से युद्धपोतों पर हमला करने वाली हार्पून मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह से ऑपरेट किया जाएगा। इस बंदरगाह की सुरक्षा में पहले से ही नेपच्यून मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में हार्पून और नेपच्यून मिसाइलों का संचालन एक साथ किया जाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसकी वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू करने के लिए अपने काला सागर बेड़े का भी इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून मिसाइलों से रूस के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक मॉस्को को डुबो दिया था, लेकिन पुतिन की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्रोध में पुतिन ने हमले और तेज कर दिए। और नेपाल में क्रैश हुए विमान में 4 भारतीय नागरिक भी थे। नेपाल में रविवार को क्रैश हुए विमान में सवार 22 लोगों में 4 भारतीय ओडिशा के थे। ये सभी एक ही परिवार से थे और नेपाल में छुट्टियां मनाने गए थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 550 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जो कल के मुकाबले 21 ज्यादा रहे। वहीं पिछले 24 घंटे में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई। महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ 3 और केस दर्ज किए। अमरावती में बिना इजाजत रैली निकालने और बुलडोजर के इस्तेमाल की वजह से दर्ज किए गए। कौन है ये लेडी किलर जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पुतिन का कत्ल? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। जमीन पर मुट्ठी भर ज़ेलेंस्की की फौज को हराना आसान था, लेकिन ये युद्ध जमीन से ज्यादा तकनीक की निकली। ज़ेलेंस्की के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड पर अमेरिका में फाइनल मुहर लगने ही वाली है और इसके मिलने से ज़ेलेंस्की बेहद मजबूत हो जाएंगे।
अमेरिका के बने ये रॉकेट सिस्टम कई 100 किलोमीटर तक रॉकेट की बारिश करने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि ये रॉकेट रूस के साथ जंग के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रॉकेटों की मारक क्षमता यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मांग की है, जिसे हिमास के नाम से जाना जाता है। रॉकेट सिस्टम हिमास 300 किलोमीटर तक जमीनी हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम भी उसी तरह से रॉकेट दाग सकता है जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हार्पून और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन को तब मुहैया कराए जा रहे हैं जब पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देशों का युद्ध में नेक्स्ट स्टेप है मिसाइलों की एक दूसरे पर बौछार करना। रूस के पास भी इसकी कोई कमी नहीं है और ज़ेलेंस्की को मिसाइलें भारी तादाद में विदेशों से मिल रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ आसमानी हमले से पुतिन जीत तय कर सकते हैं या ज़ेलेंस्की अपने देश को बचा सकते हैं? जवाब है कतई नहीं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह से रूसी फौज कहर बरपा रही है, ज़ेलेंस्की की सेना न सिर्फ तादाद में बल्कि ताकत में भी कम पड़ रही है। ये बताता है कि युद्ध में जल, थल और नभ तीनों में जो शक्तिशाली साबित होगा, अंत में जीत उसी की होगी, क्योंकि लगता है कि पुतिन बात तभी करेंगे जब कीव पर वो कब्जा कर लेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध में तबाह हुए खार्किव शहर के कई इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने रूसी सेना से लोहा ले रहे अपने सैनिकों को मेडल देकर उनका हौसला बढ़ाया। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना का डटकर मुकाबला करने के लिए अपने जवानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक एक कर सैनिकों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें मेडल से सम्मानित किया। वहीं युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की जब अपने सैनिकों से मिले तो वो थोड़े भावुक नजर आए। खबर है कि ज़ेलेंस्की ने जवानों को सम्मानित करने के बाद उनसे युद्ध की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की, ताकि पुतिन की सेना को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सामने आई तस्वीरों में वो अपने सैनिकों से बातचीत करते नजर आए। और वहीं नेपाल में लापता विमान का मलबा मुस्तांग के पास मिला। रेस्क्यू टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। विमान में सवार 4 भारतीयों समेत 22 लोगों की मौत भी हुई है। तो नेपाल में जो लापता विमान था उसका मलबा हालांकि मिल गया है और लगातार उसकी खोजबीन कल की जा रही थी। हालांकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, इसलिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी। तारा एयर का ये विमान था जो क्रैश हुआ था। अब इस विमान का क्योंकि पता चल गया है जिसमें 4 भारतीय समेत 22 यात्री कुल सवार थे। ये वही विमान है जो कल क्रैश हुआ है, जिसके बाद से लगातार उसकी खोजबीन जारी थी और तस्वीरें भी अब इसको लेकर सामने आ गई हैं। लापता विमान का मलबा भी मिल चुका है और मौके पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी। तारा एयर का ये विमान क्रैश हुआ था। 4 भारतीय भी इसमें सवार थे, जिसके लिए वहां पर जो भारतीय एम्बेसी थी वो भी कड़ी मशक्कत कर रही थी कि किसी भी तरीके से इस विमान का पता लगाया जा सके। और कुल मिलाकर 22 यात्री इसमें शामिल थे। पहाड़ी से टकराकर ये विमान क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है। और यूक्रेन जंग की 95 दिनों की वॉर डायरी में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें हैं और हकीकत ही दर्ज है। इस वक्त यूक्रेन में डोनबास इलाके को जीतने की जंग छिड़ी हुई है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण हुई जंग। जारी है विध्वंस का महायुद्ध। यूक्रेन जंग की वॉर डायरी। मैदान जंग में ज़ेलेंस्की।
रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी जंग को जारी हुए 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हैं और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के लिए। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने दावे को दुनिया के सामने पुख्ता बताने और साबित करने के लिए रूस और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय बाकायदा ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें जंग की तबाही साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के खेरसान इलाके में कैसे यूक्रेनी सैनिकों के हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी धमाके के बाद जलकर तबाह हो गई। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो ने रूसी सेना पर हमला करने के लिए सड़क पर आईईडी लगाया हुआ था और जैसे ही ये रूसी गाड़ी वहां से गुजरी तो वो धमाके के बाद जलकर स्वाहा हो गई। ये वीडियो भी खेरसान के मैदानी जंग से ही आया है। इसे भी यूक्रेनी फौज ने ही रिलीज किया है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक M777 हॉवित्जर तोप से रूसी सेना पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटिश हॉवित्जर तोप FH-70 से रूसी सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। FH-70 हॉवित्जर तोप को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया है। FH-70 तोप से 15 से 18 मील तक की दूरी तक दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन की सेना ने जंग का एक और वीडियो जारी किया है। इसमें स्ट्रुंगा P एंटी टैंक मिसाइल के हमले में रूसी सेना के एक टैंक को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। ये तो रही यूक्रेन के रूस को नुकसान पहुंचाने के दावे की बात। रूस का रक्षा मंत्रालय भी लगातार यूक्रेन जंग में अपनी जीत के दावे और यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो रिलीज कर रहा है। इस वीडियो में आप रूसी एयरफोर्स के मल्टी रोल जंगी हेलीकॉप्टरों KA-52 एलिगेटर और Mi-8 टर्मिनेटर को यूक्रेन की सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के दौरान रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की सेना के एक मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया। और रीवा में एक भालू को कुएं से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कुएं में गिरे भालू को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। रात के अंधेरे में खेत में घुस आया भालू कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज की पत्नी के पंखे से लटक कर खुदकुशी का मामला सामने आया। पुलिस को शव के पास से 3 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। मध्य प्रदेश के गुना में बाइक सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गया। लूट की ये वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कोफमैन ने राष्ट्रपति पुतिन के डोनबास प्लान को डिकोड किया है। उनके मुताबिक पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। जंगी हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी सेना ने अपनी स्वचालित तोप माल्का की तबाही बरसाती तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस का दावा है कि उसकी आर्टिलरी शेलिंग में यूक्रेन सेना के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। रूस ये भी दावा कर रहा है कि वो अपनी बमबारी में यूक्रेन की सेना के सैन्य ठिकानों और उसके सशस्त्र बल की पोजीशन को निशाना बना रहा है। यूक्रेन जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बराबर डटे हुए हैं।
उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालात जटिल होते जा रहे हैं। Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान बनावटी तो नहीं है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आलम यह है कि इलाके के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। याना भी अपने 18 महीने के बेटे के साथ किसी तरह लिसिचांस्क से अपनी जान बचा कर आई हैं। Сказать, неделю тому назад немножко было еще более-менее можно, даже немножко больше, выйти хоть как-то детей там пустить погулять с подвала. Сейчас, на данный момент, мы больше недели сидели в подвале. На поверхность мы не выходили с детьми. Сидело у нас 18 человек, 9 детей. Вот. Кушать готовили на улице, то есть. Вот. याना की आपबीती का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके पति घर और जानवरों को देखने के लिए शहर में ही रह गए हैं। याना को इस बात का डर भी सता रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अब वो अपने पति से शायद ही कभी मिल पाएं। Сидели там, в подвале, подъехали патрульная полиция и сказала, что чем быстрее, тем лучше эвакуироваться, так как опасно оставаться там в Лисичанске. Вот. Я думала, конечно, не соглашалась, и кто мы были, не хотели, конечно, выезжать с родного города. Но ради вот этих вот малюсеньких деток. जंग दो देशों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन इसका खमियाजा उन बेकसूर लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हिस्से सिर्फ दर्द और आंसू आते हैं। यूक्रेन जंग से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और जबलपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रिटायर्ड फौजी खुद को गोली मारता दिखा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मकान में भीषण आग लग गई। दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जर्मनी के एक रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन के मुताबिक क्राइमिया की तरह यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जीतकर पुतिन उन पर कब्जा करना चाहते हैं और कॉफमैन का यह कहना है कि डोनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते बूझते हुए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों पर बमबारी कर रही है। Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе. जिस माइकोलेव शहर का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया था, ये उसी शहर की हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और लोग अपने आशियाने उजड़ने के लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Куча осколка у меня. Кирпич отошел. Меня отвело просто. Стекла там целые, ну как.
यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बिखरी तबाही की तस्वीरें खुद शहर के मेयर ने ही जारी की हैं। शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी सेना ने उनके घरों पर बमबारी की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। Нам хреново жилось, они нам сделали лучше нас от всего то, что мы нажили за свои 40 лет. यूक्रेन जंग पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस उनके देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को डराने की गरज से बेमकसद हमले कर रहा है। Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району. В 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. ऐसे हालात में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन को इस जंग से क्या हासिल हुआ। फिलहाल जंग जारी है, लिहाजा किसी की भी जीत का ऐलान अभी बेमायने ही होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 24 मई से 29 मई के बीच अब तक उसने 30,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन अब तक रूसी सेना के 1,338 टैंकों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना रूस के 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 207 एयरक्राफ्ट और 174 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो रूस के 631 आर्टिलरी सिस्टम, 203 MLR सिस्टम, 116 क्रूज मिसाइलें, 13 जंगी जहाज और 48 स्पेशल इक्विपमेंट को नेस्त नाबूद कर चुका है। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में छिड़ी जंग पर रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। कॉफमैन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल पूरे यूक्रेन पर परचम लहराने का ख्वाब छोड़ चुके हैं और अब उनकी कोशिश ये है कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते चले जाएं। और राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। पवन खेड़ा ने लिस्ट जारी होने के बाद ट्वीट किया और लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। खेड़ा के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने लिखा कि हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। इसके बाद नगमा के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। और रूसी सेना पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका यह भी कहना है कि डोनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा। डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी गुट पिछले 8 साल से यूक्रेन फौज से लड़ाई लड़ ही रहे थे। अब रूस के इन दोनों ही इलाकों को बतौर 2 देशों के मान्यता देने के बाद जंग उसी इलाके में वापस लौट आई है जहां साल 2014 में वो शुरू हुई थी। उनका कहना है कि भले ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ रही है, लेकिन डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में कुछ और कहानी है। जंग की हकीकत को देखते हुए लगता है कि रूसी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि डॉनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि रूस की सेना डॉनबास में कब्जाए हुए इलाकों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається
закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. जंग के सूरत हाल को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान इलाके के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है उन जगहों से वो यूक्रेन के नागरिकों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें जबरन बंधक बनाया जा रहा है। З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. रूस का दावा है कि वो जंग में अब तक यूक्रेन की सेना के 183 एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर और 1049 यूएवी तबाह कर चुका है। इसके अलावा रूसी सेना यूक्रेन के 325 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 3309 टैंक और दूसरी जंगी गाड़ियों समेत 447 MLR सिस्टम नष्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, जंग में अब तक यूक्रेनी फौज के 1722 आर्टिलरी और मोटार सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस जंग से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। घने जंगलों के बीच से भी ले जाया जा सकता है। इसी वजह से ये रूसी सेना पर स्नाइपर हमलों में यूक्रेन के लिए बेहद मददगार साबित हुई और जंग आगे बढ़ने के साथ ही इसमें सैनिकों की सुविधा के लिए बदलाव भी किए गए, जिसके बाद जेलेंस्की के लड़ाके इसकी मदद से अमेरिका और दूसरे देशों से मिले आधुनिक और हल्के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी आसानी से जंग के मोर्चे पर पहुंचाने लगे, जिनकी मदद से किए गए हमलों में यूक्रेन ने रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के ठिकानों की निगरानी के लिए भी इन बाइकों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचनिया के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। जंग में उन्होंने अपने खूंखार चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की जमीन पर भेज दिया। कादिरव के लड़ाके 3 महीने से ज्यादा वक्त से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और पुतिन के साथ साथ रमजान कादिरव के लिए बड़ी परेशानी यह है कि जंग अभी और कितने दिनों तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और इसके लिए वो अपने ही लोगों को जबरन जंग के मैदान में उतार रहे हैं। आरोप है कि चेचनिया के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और ऐसा करके कादिरव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन को हराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।
क्योंकि रमजान कादिरव जंग की शुरुआत से ही चेचन लड़ाकों की तारीफों के इतने पुल बांध चुके हैं मानो वो अकेले ही युद्ध लड़ रहे हों। मारियोपुल हो या फिर डॉनबास के इलाके, कादिरव ने हमेशा ये जताने की कोशिश की कि उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसकी माने तो यूक्रेन के साथ जंग में कादिरव खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। दावे के मुताबिक उनके सैकड़ों चेचन लड़ाके जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुतिन के आदेश को मानना उनकी मजबूरी है। ऐसे में वो जबरन चेचनिया के लोगों को युद्ध में उतार रहे हैं। यही नहीं, वो अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरव ने यह आशंका भी जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरव को भी अंदाजा हो गया कि जंग अगर और लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। वेबसाइट के मुताबिक इसी वजह से रमजान कादिरव यूक्रेन में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए अपने लोगों को जबरन वहां भेज रहे हैं। उधर रूस की सेना पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मानसा में गाड़ी से जा रहे मूसेवाला को बदमाशों ने मारी गोली। बीजेपी ने मूसेवाला की सुरक्षा हटाने के लिए पंजाब सरकार पर साधा निशाना, तो आम आदमी पार्टी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का दिया भरोसा। सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया। यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपराधीकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी। गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने किया ट्वीट। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया। ज्ञान वापी के कई मामलों में आज फिर होगी वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई। जिला जज के कोर्ट से दोनों पक्षों को दी जा सकती है वीडियोग्राफी और तस्वीरें। एक अन्य केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आज करेगा सुनवाई। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए किया 18 उम्मीदवारों का ऐलान। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल होंगे उम्मीदवार। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मिला टिकट। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 10 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को बनाया उम्मीदवार। आनंद शर्मा का टिकट कटा। पवन खेड़ा ने ट्वीट कर जताई टिकट नहीं मिलने की नाराजगी। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट कटा। जेडीयू ने झारखंड के पार्टी अध्यक्ष खीरू महतो को बनाया उम्मीदवार। आरसीपी सिंह को देना पड़ सकता है मंत्री पद से इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा की मुसीबत बढ़ी। बिना अनुमति रैली निकालने समेत 3 मामलों में अमरावती पुलिस ने दर्ज किया केस। पति रवि राणा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली इस सुविधाओं को आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात टाइटंस ने जीता आईपीएल 2022 का खिताब। अहमदाबाद में हुए फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनने पर प्रशंसकों में जोश। जल्द कब्जा जमाने के लिए रूस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। हालांकि यूक्रेन के कई और इलाकों में भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस ने ऐसे ही एक हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक कई तोपों से गोले बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि 2S7 माल्का तोप से किए गए इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही ये दावा भी किया गया कि हमले में यूक्रेन की सेना का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उसकी सेना ने 2S7 माल्का तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। तोप से गोला छूटते ही वहां ऐसी तेज आवाज हुई मानो बिजली गरजी हो। लेकिन यूक्रेन के ठिकाने पर हमले यहीं नहीं रुके, बल्कि रूसी सैनिकों ने फिर तेजी से तोपों में गोले भरे और इशारा मिलते ही उन्हें निशाने पर दाग दिया गया। रूस की ये तोप बेहद घातक बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इनसे छोड़े गए गोले जिस इलाके में गिरते हैं वहां काफी बड़े दायरे में तबाही मच जाती है। 2S7 माल्का तोप दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखती है। बताया जाता है कि 2S7 माल्का तोप सिर्फ 1 मिनट में 3 गोले दाग सकती है। यही नहीं, करीब 50 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी यह आसानी से ध्वस्त कर सकती है। वहीं यूक्रेन की सेना ने नेटो देश पोलैंड से मिले T-72Mi टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए उसे हर तरह की मदद भी दे रहा है। और इसी बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 550 किलोमीटर की सीमा है
और रूस का आरोप है कि उसी के जरिए नेटो देशों के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जो उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नेटो से मिले हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन पिछले 93 दिनों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। मतलब ये कि पोलैंड इस जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब नाराज पुतिन की नजरें यूक्रेन के बाद पोलैंड पर पड़ गई हैं। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का है। मतलब ये कि अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। 24 फरवरी को हमले के कुछ रोज बाद ही पुतिन ने कादिरव को मारियोपोल जीतने के लिए जंग में उतार दिया था, जिसके बाद कादिरव के बेरहम लड़ाकों ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेन की सेना से शहर को छीनने के चक्कर में कादिरव के लड़ाकों ने वहां जमकर खून खराबा किया था। कई दिनों तक शहर पर बमों और मिसाइलों की बारिश की गई, जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया। और अब वही कादिरव पोलैंड को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें वो ये कहते नजर आए कि यूक्रेन का मुद्दा अब खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर पुतिन उन्हें आदेश दें तो वो महज 6 सेकंड में पोलैंड को घुटनों पर ला सकते हैं। कादिरव ने साफ कहा कि पोलैंड के लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले। और माना जा रहा है कि पोलैंड अगर जल्द ये कदम नहीं उठाता है तो रूस का अगला टारगेट वही होगा। लेकिन पुतिन के वफादार कादिरव की इन धमकियों का पोलैंड पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। और न ही नेटो का सदस्य पोलैंड यूक्रेन की और नेपाल में तारा एयर के लापता विमान का मलबा मुस्तांग के पास मिल गया है। नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि खोजबीन और जारी रहे और डिटेल्स मिल पाए, लेकिन जो विमान का मलबा फिलहाल मिल चुका है, नेपाल का लापता विमान था जो कि तारा एयर का बताया जा रहा था। कल ये बड़ा हादसा हुआ और आधिकारिक बयान के मुताबिक तारा एयर के हिसाब से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान। हालांकि और डिटेल्स अभी आना बाकी है, क्योंकि जब नेपाल का विमान लापता मिला है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था और यही वजह भी मानी जा रही है शुरुआती जांच में कि मौसम की वजह से ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि तारा एयर का जो विमान क्रैश हुआ था उसका जो मलबा था वो मुस्तांग के पास मिल गया है और नेपाली सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार जारी है। 22 यात्री कुल इसमें सवार थे, जिसमें से 4 भारतीय भी थे। इसलिए भारतीय एम्बेसी की ओर से भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि उस पर भी लोग अपनी जानकारी ले सकें। जो लोग वहां पर इस विमान में शामिल थे, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के थे, 4 भारतीय, और ऐसे में लापता विमान का पता लगा लिया गया है, उसका मलबा मिल गया है और मौके पर रेस्क्यू टीम अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। 22 यात्री कुल इसमें सवार थे, जिसको ढूंढने के लिए कल 2 हेलीकॉप्टर नेपाल की सेना द्वारा लगाए गए थे। हालांकि मौसम की वजह से काफी चुनौतियां सामने आई थी, काफी परेशानी करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये दोनों ही हेलीकॉप्टर वापस पहले तो लौट आए, लेकिन उसके बाद फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि लापता विमान का जो मलबा है वो मिल गया है और अब आगे की डिटेल्स भी लगातार खंगाली जा रही है। खोजबीन लगातार अब भी जारी है। मौके पर इस वक्त वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, धुंध और कोहरा छाया हुआ था क्योंकि पहाड़ी इलाका था जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कि 22 यात्री सवार थे, 4 भारतीय उसमें थे। और ऐसे में देखिए तस्वीरें अब सामने आ गई हैं नेपाल से, किस तरीके से विमान क्रैश हुआ और परखच्चे उड़े हुए यहाँ पर इस पूरे विमान के नजर आ रहे हैं। तारा एयर का ये विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और लापता विमान का मलबा ढूंढ लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 22 लोग कुल इसमें सवार थे। नेपाल में ये बड़ा विमान हादसा हुआ और तारा एयर का विमान क्रैश हुआ था। लगातार इसके पीछे कई सारी टीम्स पहुंची थी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था क्योंकि शुरुआती जांच में बिल्कुल लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी और कहा जा रहा था कि 9:55 के आसपास इसने उड़ान भरी थी और 10:35 के बाद इस विमान से संपर्क भी टूट गया था। तो ऐसे में 2 तस्वीरें आप देखिए, नेपाल में जब विमान हादसा हुआ और घने कोहरे के बीच ये विमान उड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है और साथ साथ अब मलबा उसका मिल गया है।
और वहीं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है। ट्वीट में सचिन ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ खुद भी हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और सचिन बिश्नोई उसके गैंग को चला रहा है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी ये दावा किया था कि कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि कल ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मूसेवाला की दिन दहाड़े यह हत्या हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। हालांकि जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है पंजाब पुलिस की ओर से और ये कहा जा रहा है कि जब वो अपने मौसी के घर जा रहे थे तो उसी वक्त दो गाड़ियां अचानक से आती हैं जिसमें कुछ हमलावर सवार होते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां लगातार चला दी जाती हैं और थार में उस वक्त मौजूद थे मूसेवाला जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और उनके जो दो सुरक्षाकर्मी थे वो भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। और तस्वीरों के जरिए अब पता करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पूरी वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। आसपास की सीसीटीवी भी अब खंगाले जा रहे हैं और पटियाला से दो संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। फिलहाल 6 लोग हिरासत में हैं और आगे की पूछताछ जारी है। और वहीं पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गाड़ियों को बरामद कर लिया है। वारदात के बाद अपराधी इन गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए थे। बरामद गाड़ियां सीसीटीवी में भी दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मूसेवाला की मौत की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। और घटनास्थल पर मौजूद अरुण सिंह बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिलेवार घटना के बारे में। पहले तो मैं आपको उस जगह की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर सिद्धू मूसेवाला की कल हत्या की गई थी। ये जगह है, आप कांच जो है गाड़ी के टूटे हुए बिखरे हुए सड़क पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे दर्शकों को। इसी जगह पर सिद्धू मूसेवाला की कल शाम को हत्या की गई थी। घात लगा करके हत्यारे यहीं पर खड़े थे और अपने मौसी के गांव जा रहे थे। यहाँ से कुछ दूर पे 3-4 किलोमीटर दूर उनके मौसी का गांव है और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर उनका अपना गांव था। तो अपने गांव से निकल करके लगभग 4-5 किलोमीटर दूर यहाँ आए थे और यहाँ से वो अपने मौसी के गाँव जा रहे थे जब हमला यहाँ पर हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये जगह है जहाँ पर हमला हुआ था। लेकिन जब वो आ रहे थे तो कितनी ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मंदिर है यहाँ पर और आज यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कल शाम को यहाँ पर कोई नहीं था। जबरदस्त गोलीबारी हुई है जिसके निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूँ कहाँ कैसे हुई। यहाँ से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहाँ पर रुकी और वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहाँ पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहाँ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहाँ पर ये जो गोली चली है, एक निशान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोली चली, ये गेट है, यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। सामने वो जो घर है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले और वहाँ से ही जो गाड़ियाँ निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियाँ निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया, ये सब कुछ वहाँ पर दिखाई दिया। और पंजाब के मानसा में कल बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या घटा दी थी और इस गोलीबारी में मूसेवाला के एक साथी की भी मौत हो गई है। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। मूसेवाला अपने गैंगस्टर रैप के लिए लोकप्रिय थे और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी थी। मूसेवाला पर पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरोप था।
और न्यूज 18 ने घटनास्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों से बात की, जिन्होंने हमले के बाद मूसेवाला को गाड़ी से निकलते हुए देखा। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसेवाले गाड़ी के पास आए हम, हमने पर देखे पहले समय हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है पीछे। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसेवाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सर पे लगी थी। जो पकड़े बैठा था उसको। जो टाकियां तोड़ी गाड़ी की, गाड़ी टाकियां तोड़ने के बाद मंदिर से एक गद्दा लिया हमने। गद्दा नीचे बसा के सिद्धू मूसेवाले को तो वहां डाल दिया। जो लड़के थे दो, उन लड़के को जो पुलिस की गाड़ी आ गई। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस करीबन 10-15 मिनट में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी बात है, कितने लोग थे? क्या वो पहले से यहाँ थे या उनके साथ ही आए थे? कौन जी? जो जिन लोगों ने मारा? नहीं सर, जो हम तो पटाखे की बात सुन के हमको तो उनको तो पता ही है, वो तो भाग गए सी। हम तो जो पटाखे की बात सुनी फिर आए थे सर जी। अच्छा, आपने गोलीबारी की आवाज सुनी तब आप आए। मेसी सिंह, आपने क्या देखा था, जरा बताइए। जरा इधर जी, क्या देखा था आपने कल? जब हमने गड्डी देखी, उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी से बहुत ज्यादा 99% जख्मी सीगा ते दूजे मुंडे ठीक सीगे, 50% वो भी है जख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी, तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत हुई थी। किरा अखा खोलिया ने, उदू पहला उल्टी आई है, अखा खोलन तो पहला उल्टी हुई उनको उल्टी आई है। अच्छा। और कितनी गोलियां लगी थी उनको, आपने देखा? 8-9 गोली लगी हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ लगी थी गोली? 3-4 तो सर पे है, एक सर पे लगी थी। हाँ, 2 बांह पे लगी। अच्छा, पेट वहाँ पे लगी थी, पेट में लगी थी। और क्या सीने वगैरह में भी सर, ऊपर भी गोली लगी थी? नहीं, ऊपर नहीं, साथियों थले लगी हुई। अच्छा, हम खून बहुत ज्यादा गिर गया? बहुत ज्यादा, मेरे कपड़े गच्चे हो गए थी। और सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पंजाब की आम आदमी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष ने मूसेवाला की मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब की कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, 2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। उसकी मां ने कहा, मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके, आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके बाद सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है, उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है
इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। ज्योतिष हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और समय समय पर ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणियां करते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वानों की माने तो मंगल ग्रह की स्थिति से युद्ध का विचार किया जाता है और मंगल ग्रह ने अब अपनी स्थिति को बदल दिया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जंग चल रही है जबरदस्त। युद्ध की उथल पुथल से पूरी दुनिया है त्रस्त। कब खत्म होगा युद्ध? कब होगा समझौता? ज़ेलेंस्की जीतेंगे या पुतिन? देश के बड़े बड़े ज्योतिषी अपनी राय देंगे। एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया। यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है। विद्वानों का कहना है कि मंगल की मूवमेंट से शनि और गुरु प्रभावित हो रहे हैं। तो अब युद्ध में क्या होगा? सवाल यह है कि महाभयंकर स्थिति में मंगल क्या इसलिए रक्तपात होगा जमकर? मंगल के साथ गुरु, किसका बुरा टाइम शुरू? रक्तपात या शांतिपात? शनि की वक्र दृष्टि किस पर असर डालने वाली है? शनिदेव अभी कुंभ राशि में अकेले बैठे हुए हैं और जब 27 तारीख को मेष राशि में मंगल आ जाएंगे तो वहां पर ये अपना प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि 27 जून के बाद जो है बहुत सारी चीजों में फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं युद्ध की जो संभावना है वो फिर से दिखाई देगी। बंद तो होता कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना सबसे पहले हुआ था जब मंगल और शनि की जो युति बनी हुई थी, विस्फोटक युति बनी हुई थी, और ऐसे में यहाँ पर जो निर्माण की हुई, जैसे कहते हैं मंगल होता है जो विस्फोटक चीजों का वो करता है, शनि निर्माण करता है, मगर यहाँ पर जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है। ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं वो इस प्रकार से दिखाती हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति के साथ मंगल की जो स्थिति बनने वाली है और मंगल आगे जाके और स्थिति जो कराएंगे, वहां अंतःकरण की स्थिति, अंतः विरोध की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और अशांति का वातावरण बन सकता है। पुतिन की कुंडली डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे आने वाले में उत्थान के योग बनाएगी, सम्मान के योग बनाएगी और ज़ेलेंस्की की स्थिति उनको बहुत बुरी फंसा सकती है, जनपद देखते हुए लगता है। और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा के उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से, जबकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी यूपी से उम्मीदवार बनाया गया है। और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी राज्यसभा के लिए अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की लिस्ट में पी चिदम्बरम को तमिलनाडु, जयराम रमेश को कर्नाटक और रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में आनंद शर्मा का नाम काट दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से बात की है और उनसे ये समझने की कोशिश भी की कि आखिर यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब आगे क्या होने जा रहा है।
यूक्रेन और रूस के करीब 100 दिनों की इस दौर में आखिर कौन ताकतवर हुआ? ज़ेलेंस्की दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। वो पुतिन के हर बम का हिसाब लेने के दावे कर रहे हैं। अपने देश की जनता के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिषी क्या कहते हैं? किसके सितारे कितने मजबूत हैं? अभी अगर हम बात करें पुतिन की और ज़ेलेंस्की की पत्री की, तो ज़ेलेंस्की की पत्री के लिए समय बहुत खराब चल रहा है। उसे कॉम्प्रोमाइज काफी ज्यादा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जो एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया, ज़ेलेंस्की की नहीं टिक पाएगी। वहीं पुतिन जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो उसको भी मैनेज कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है या और बातें चल रही हैं, उनको भी वो मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उन सबसे उभर पाएंगे। मंगल की स्थिति जो है वो गुरु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल स्थिति में ऐसा बना दिया है कि जहाँ पे यूक्रेन अब उभर नहीं सकता, और उभरेगा तो कई साल लग जाएंगे। बहुत स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है। ऐसी स्थिति से उभरना, क्योंकि फाइनेंस बहुत कमज़ोर हो गया, अब गुरु कमज़ोर हो गया, फाइनेंस कमज़ोर हो गया, तो फाइनेंस बनाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम यहाँ पर अगर माने तो कम से कम 15-16 साल लग जाएंगे। 16 साल गुरु की महादशा जैसी होती है, तो 16 साल से कम का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है कि वो उसे उभरने में बहुत समय लगेगा। ज्योतिषियों की माने तो शनि को इंसाफ का देवता माना जाता है। शनि इंसाफ करते हैं। इस जंग में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये कैसा कहर है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है? राहत तो नहीं मिलने वाली उन्हें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो या मरो या मारो टाइप्स के रहेंगे, तो बहुत मूड स्विंग्स, तो बहुत ही एक इमोशनल हाई पे रहेंगे यूक्रेन के लोग। पुतिन या ज़ेलेंस्की किसकी कुंडली दमदार है? पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है, पर अगर वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सिर्फ यूक्रेन तक रहें, क्योंकि अगर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जिस सिचुएशनल चीज़ें बनेंगी वो जैसे चौतरफा फिर उन पे वॉर हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, 0 और 1 में खेलता है, कहता है कि हाँ या ना, तो विद्रोह की स्थिति यूक्रेन के अंदर पैदा होगी, यूक्रेन के अगल बगल पैदा होगी, और यूक्रेन अलग थलग पड़ने वाला है। और खास तौर से इसकी बानगी 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच करीब करीब देखी जाएगी। और स्थितियां यकीन मानिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन और उसको सपोर्ट करने वाले और उसके आसपास के देशों के लिए विध्वंसकारी रहेंगी। और आगर मालवा में 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पानी की पाइपलाइन बिछाने पर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान के अजमेर में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने लोगों को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान के धौलपुर में हाई टेंशन बिजली की तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से मदद की मांग की। ये युद्ध खत्म होगा या अभी और विनाश होगा? जानते हैं कि देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों की इस बारे में क्या राय है। ज्योतिष के कई विद्वानों का दावा है कि पुतिन को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। पुतिन के करीबी लोग ही पुतिन को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पुतिन को अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा। इन कयासों के बीच दुनिया में एक ऐसी खबर ट्रेंड कर रही है जिसने तहलका मचा दिया है। दुनिया के कई बड़े अखबारों ने यह खबर प्रकाशित की है कि पुतिन अब सार्वजनिक समारोह में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका हमशक्ल सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। ये दुनिया के एक बड़े अखबार की हेडलाइंस है। MI6 का दावा है कि इस बात की संभावना है कि पुतिन की मौत हो चुकी हो और उनका कोई हमशक्ल ही अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 कभी कोई दावा बिना सटीक जानकारी के नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है, जिसने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है।
ये दावा सच है? क्या वाकई में जिस पुतिन को जनता टीवी पर देखती है वो पुतिन नहीं बल्कि उनका कोई हम शक्ल है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा सच्चा है या फिर झूठा? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि इस बेहद अहम जानकारी का असर यूक्रेन और रूस के मौजूदा युद्ध पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आज से 4 साल पहले की हैं। ये पुतिन की एकदम असली और ओरिजिनल तस्वीरें हैं। पुतिन अपना कोट पहनते हैं, पुतिन अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी आलीशान गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इसके बाद पुतिन का काफिला क्रेमलिन पहुंचता है। यहाँ पुतिन सीढ़ियों को बहुत आराम से चढ़ते हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा शपथ लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में पुतिन के शरीर का वजन काफी कम लग रहा है। लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान पुतिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उसको भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें मार्च महीने की हैं, जब क्राइमिया के विलय के बाद पुतिन ने जश्न के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहाँ पुतिन कम एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 9 मई को जब रूस का विजय दिवस था, उस वक्त भी तस्वीरें करीब करीब ऐसी ही नजर आ रही थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में पुतिन की जो तस्वीरें दुनिया को नजर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तिलिस्म है? सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले रूसी सैनिकों का मनोबल कमजोर करना चाहती है? नमस्कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सचिन बिश्नोई जो इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को चलाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है और गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है वहां से इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। उन सब ने मिल करके कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। तो जो मानसा में मूसेवाला की हत्या हुई उसमें साफ है कि पुलिस भी यही बात कह रही है कि गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है, वो मास्टरमाइंड है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और खास तौर से सचिन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। कई तरह के आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगाए गए हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं, उन्होंने साजिश